चलिए सीधे स्रोत में दिए गए प्रश्नों से शुरू करते हैं। प्रश्न 1, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है सी, 3 मई। और प्रश्न 2, 2026 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या है? सही उत्तर है बी, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। ये थीम बहुत कुछ बयान करता है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव में सभी का स्वागत है। आज 3 मई 2026 है और हमारे पास आराध्या स्टडी का बेहद शानदार करंट अफेयर्स महा रिवीजन है। जी, और आज बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। हाँ, और सबसे पहले जैसा कि स्रोत में साफ साफ कहा गया है, आराध्या स्टडी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। बिल्कुल, ये जरूरी है। देखिए, ये एक तरह का स्मार्ट 3D क्विज है। 100 MCQs चैलेंज का रैपिड फायर फॉर्मेट है। हम संक्षिप्त में, मतलब लगभग 10 मिनट में स्लाइड बाय स्लाइड प्रश्नों के नंबर बोलते हुए सटीक जानकारी पढ़ेंगे। हाँ, और मेरा लक्ष्य यहाँ सिर्फ तथ्य पढ़ना नहीं है। जैसा कि इस कोर्स की गारंटी है, 100% सक्सेस गारंटी, रटे नहीं समझें। हम इन सटीक जानकारियों का विश्लेषण करेंगे। हम इसके पीछे के क्यों को समझेंगे। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। जी। प्रश्न 3, हाल ही में किस देश ने AI रेगुलेशन नीति लागू की? उत्तर है सी, यूरोपीय संघ। और प्रश्न 4, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया? उत्तर है ए, फ्रांस। अगर आप प्रश्न 3 को प्रश्न 2 के थीम से जोड़कर देखें ना, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज, तो आपको तस्वीर साफ दिखेगी। अच्छा, कैसे? देखिए, डिजिटल दुनिया में सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है। AI के इस दौर में जहां डीप फेक और ऑटोमेटेड न्यूज सेकंडों में बन रहे हैं, वहां यूरोपीय संघ का AI रेगुलेशन लाना बहुत जरूरी हो गया था। पर मेरी एक शंका है यहाँ। मतलब मैं सुरक्षा की जरूरत समझता हूँ, लेकिन क्या एक नई तकनीक जो अभी पनप ही रही है, उस पर ऐसे कड़े नियम थोपना, क्या वो किसी बहुत तेज दौड़ती ट्रेन के आगे अचानक दीवार खड़ी करने जैसा नहीं है? मेरा मतलब है, क्या इससे इनोवेशन नहीं रुक जाएगा? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन मैं इसे दीवार की तरह नहीं देखती। तो फिर क्या है ये उस ट्रेन के लिए मजबूत पटरियां बिछाने जैसा है, ताकि ट्रेन तेज भी दौड़े और पटरी से उतरे भी ना। नियमन इनोवेशन को रोकता नहीं है, वो बस ये तय करता है कि तकनीक का इस्तेमाल गलत तरीके से ना हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है। प्रश्न 5, किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी मिशन 2026 शुरू किया? उत्तर है बी, राजस्थान। प्रश्न 6, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? उत्तर है बी, राजस्थान। प्रश्न 7, हाल ही में किसे RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? उत्तर है बी, टी रविशंकर। और प्रश्न 8, हाल ही में किस देश ने नया अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया? उत्तर है बी, चीन। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है राजस्थान का एक नवीकरणीय ऊर्जा हब के रूप में उभरना। हाँ, लगातार 2 सवाल राजस्थान पे ही थे। बिल्कुल। कभी जो तपता हुआ मरुस्थल एक चुनौती था, आज वो देश के सबसे बड़े सोलर प्लांट को ऊर्जा दे रहा है। क्या बात है। और दूसरी तरफ चीन का नया अंतरिक्ष मिशन देखें। भारत का ऊर्जा मिशन और चीन का अंतरिक्ष मिशन, ये दोनों ही भविष्य की वैश्विक शक्ति संरचनाओं को साफ साफ दर्शाते हैं। मतलब ये देश अब भविष्य की तकनीकों पर अपना दबदबा बना रहे हैं। सही कहा। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बन रहा है? उत्तर है बी, गुजरात। प्रश्न 10, हाल ही में किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2026 मिला? उत्तर है ए, नरेंद्र मोदी। प्रश्न 11, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की? उत्तर है बी, RBI। और प्रश्न 12, भारत में 5G सेवा पूरी तरह कब तक लागू होने की योजना है? उत्तर है बी, 2026। अगर हम इन चारों बिंदुओं को एक साथ जोड़ें तो एक बहुत ही सॉलिड तस्वीर बनती है 2026 के डिजिटल इंडिया की। एकदम सही। देखिए, गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है। ये चिप्स हमारी डिजिटल दुनिया का आधार है। हाँ, बिना इसके तो कुछ नहीं चलेगा। और फिर RBI की डिजिटल करेंसी, जहां अभी हमने टी रविशंकर जी का जिक्र किया, जो नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। और 2026 तक 5G का पूरा लागू होना। मैं इसे ऐसे देखता हूँ जैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था की पूरी प्लम्बिंग को ही डिजिटल रूप से अपग्रेड कर रहे हों। प्लम्बिंग, ये काफी दिलचस्प एनालॉजी है। हाँ, मतलब जहां पहले भौतिक नकदी बहती थी, अब वहां डेटा प्रवाहित होगा। 5G वो पाइप है, सेमीकंडक्टर उसके वाल्व हैं,
और डिजिटल करेंसी वो पानी है जो इस नई प्लम्बिंग में बहेगा। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और इसी मजबूत नींव की वजह से ही वैश्विक मंच पर भारत के नेतृत्व को ग्लोबल लीडर अवार्ड 2026 के रूप में सराहा जा रहा है। बिल्कुल। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न 13, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स में शामिल हुआ? उत्तर है ए, मिस्र। प्रश्न 14, G20 शिखर सम्मेलन 2026 कहां होगा? उत्तर है सी, दक्षिण अफ्रीका। जी। प्रश्न 15, हाल ही में किस खिलाड़ी ने IPL 2026 में सबसे तेज शतक लगाया? उत्तर है सी, शुभमन गिल। और प्रश्न 16, किस राज्य ने लाडली बहना योजना लागू की? उत्तर है बी, मध्य प्रदेश। यहाँ देखिए, दुनिया के कूटनीतिक मंच पर एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। ब्रिक्स में मिस्र का शामिल होना और G20 का दक्षिण अफ्रीका में होना, ये ग्लोबल साउथ की बढ़ती आवाज का प्रतीक है ना? बिल्कुल। विकासशील देश अब सिर्फ पीछे बैठने वालों में से नहीं है, वो अब एजेंडा सेट कर रहे हैं। और सिर्फ वैश्विक मंच पर ही नहीं, जमीनी स्तर पर भी बदलाव दिख रहा है। ये जो मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना है, हाँ, ये जमीनी स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। जब आप सीधे महिलाओं के हाथ में आर्थिक ताकत देते हैं तो पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ती है। जैसे शुभमन गिल ने IPL में रफ्तार पकड़ी, सबसे तेज शतक। हाँ, वो युवाओं की आक्रामकता और नई सोच का प्रतीक है। सही है। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। जी, बताइए। प्रश्न 17, हाल ही में किस देश ने डिजिटल टैक्स लागू किया? उत्तर है ए, फ्रांस। प्रश्न 18, भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहां शुरू हुआ? उत्तर है ए, हरियाणा। प्रश्न 19, हाल ही में किसे भारत रत्न देने की घोषणा हुई? उत्तर है सी, कोई नहीं। और प्रश्न 20, हाल ही में इसरो ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? उत्तर है बी, गगनयान। अब देखिए, फ्रांस का डिजिटल टैक्स लगाना ये साबित करता है कि देश अब टेक दिग्गजों को जवाबदेह ठहरा रहे हैं। फ्रांस के साथ हमारा रक्षा समझौता भी है, जो हमने पहले देखा था। हाँ, मतलब टेक कंपनियों की अब मनमानी नहीं चलेगी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ भारत की वैज्ञानिक आक्रामकता देखिए, इसरो का गगनयान मिशन और हरियाणा की वो हाइड्रोजन ट्रेन। यार, ये हाइड्रोजन ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत शानदार लगता है ना? ये सीधे हमारे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के साथ मेल खाता है, जैसे हमने राजस्थान के ग्रीन एनर्जी मिशन की बात की थी। मतलब ये बिना कार्बन उत्सर्जन के चलेगी, सिर्फ पानी की बूंदें छोड़ेगी। जी, ये भविष्य की तकनीक है जो अब वर्तमान बन रही है। और हाँ, प्रश्न 19 का उत्तर भी काफी दिलचस्प था। इस बार किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया। मतलब सम्मान की गरिमा बनाए रखने के लिए ये जरूरी भी है कि इसे हर साल बांटा ना जाए। एकदम सही। ये इसकी अहमियत को और बढ़ाता है। बिल्कुल। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। प्रश्न 21, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है ए, मई का पहला मंगलवार। प्रश्न 22, हाल ही में किस कंपनी ने AI टूल लॉन्च किया? उत्तर है ए, गूगल। जी। प्रश्न 23, हाल ही में भारत ने किस देश को वैक्सीन भेजी? उत्तर है ए, नेपाल। और प्रश्न 24, हाल ही में कौन सा राज्य या शहर सबसे स्वच्छ बना? उत्तर है बी, इंदौर शहर। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़े ना, तो गूगल का ये नया AI टूल जो अभी लॉन्च हुआ है और यूरोपीय संघ का AI रेगुलेशंस, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, प्रश्न 3 में। बिल्कुल, वो दोनों एक दूसरे से सीधे जुड़े हुए हैं। तकनीक आ रही है और नियम भी आ रहे हैं। और कूटनीति के मोर्चे पर नेपाल को वैक्सीन भेजना, ये भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति का बेहतरीन उदाहरण है। हम सिर्फ हथियार या व्यापार से रिश्ते नहीं बनाते, बल्कि संकट में साथ खड़े होकर भी बनाते हैं। और इंदौर का लगातार सबसे स्वच्छ शहर बने रहना, ये नागरिक अनुशासन का एक आइडियल केस स्टडी है। और इसका सीधा संबंध उस अस्थमा दिवस से भी है। कैसे? देखिए, जब शहर स्वच्छ होगा, कचरा नहीं जलेगा, तो हवा साफ होगी। और साफ हवा का मतलब है अस्थमा जैसी सांस की बीमारियों में कमी। ये सब आपस में जुड़ा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया तरीके से जुड़ा आपने से। और इसी के साथ हमारा रैपिड फायर 24 प्रश्नों का ये चरण यहाँ समाप्त होता है। काफी कुछ कवर कर लिया हमने। जी, और जैसा कि इस स्रोत की अंतिम स्लाइड में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ये तो सिर्फ एक झलक थी। शानदार प्रदर्शन। बाकी के 26 प्रश्नों और संपूर्ण 3D कोर्स के लिए अभी जुड़ें। आराध्या स्टडी। बिल्कुल,